Okay, so let's start with the graph algorithms. जो कि पहले था हमारे पास में, हमने ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देख लिया था कि ग्राफ में जो रिप्रेजेंटेशन है कोड के फॉर्म में, मतलब कंप्यूटर में उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, वो होगा हमारे पास एक तो एडजेसेंसी लिस्ट के साथ में और एक होगा एडजेसेंसी मैट्रिक्स के साथ में। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहला एल्गोरिदम है ग्राफ में, वो है BFS CLRS चैप्टर 22 का। और इस चैप्टर में दिया गया है BFS एल्गोरिदम। तो BFS जो है वो बेसिकली ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक सोर्स वर्टेक्स होता है और उस सोर्स वर्टेक्स से हमको पूरे के पूरे कंप्लीट ग्राफ को एक्सप्लोर करना होता है। Let's say we are having a graph of a city and we want to explore all the cities in that district or whatever. So currently we are in, let's say, city S, and we want to have information about each and every other city in that district. So what we can do, similarly we can consider a graph. Let's say हमारे पास में ST UVWXY ये 8 वर्टाइसेस वाले ग्राफ हैं और उनके बीच में ये एजेस हैं, शोइंग कि इन दो सिटीज़ के बीच में एक रोड है। तो रोड को एज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जो सिटीज़ है उनको वर्टाइसेस से। सो लेट्स से करेंटली आई एम इन दिस वर्टेक्स S, और मुझे क्या करना है कि सारे के सारे वर्टाइसेस को एक्सप्लोर करना है कि S से T के लिए कोई पाथ है क्या, S से T के लिए डायरेक्ट रोड है, और अगर डायरेक्ट रोड नहीं है तो कितने डिस्टेंस पर हम इसको रीच कर सकते हैं, मिनिमम हाउ मैनी स्टेप्स वी विल रिक्वायर टू रीच दैट नोड। तो जैसे कि देख सकते हैं कि S से अगर Y पर जाना है तो मिनिमम डिस्टेंस 1 2 3 डिस्टेंस में पहुंचा जा सकता है एट 3 स्टेप। और सिमिलरली S में तो हम स्टार्ट ही किए हैं तो इसका डिस्टेंस अपने से ही 0 होगा और बाकी सारे जगहों का इनिशियल में इन्फिनिटी है। हम कंसिडर कर सकते हैं कि लेट से अगर वो जो नोड है एक्सप्लोर्ड नहीं है तो वो हमसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, जस्ट फॉर एजम्पशन। ठीक है, तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च क्या है, ये ग्राफ पे ट्रैवर्सल का एक एल्गोरिदम है। हमने पहले क्या किया था, ग्राफ को सिर्फ रिप्रेजेंट किया था कोड के फॉर्म में कि ग्राफ को इनपुट कैसे करें और क्या करें। तो अब हम क्या करेंगे कि इस ग्राफ पर ट्रैवर्सल करेंगे। कोई एक सोर्स वर्टाइसेस होगा, उसको रेफरेंस लेकर के बाकी सारे वर्टाइसेस को एक्सप्लोर करेंगे, उनके डिस्टेंस और उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है और पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन क्या है। जैसे कि R और W को डिस्कवर करने के लिए हमें नोड S की ज़रूरत पड़ेगी, तो S इज़ पेरेंट ऑफ R एंड W, एंड सिमिलरली T एंड X देन बिकम चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट W। तो इन दोनों के जो पेरेंट्स हैं T और X के, वो हो जाएंगे W। वैसे ही U Y किसी भी ऑर्डरिंग में आएगा। तो देखो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। सो डेफिनेटली वी स्टार्ट विद द सोर्स वर्टेक्स S एंड एक्सप्लोर द होल ग्राफ। ये पूरे एल्गोरिदम का पॉइंट है। एंड इन BFS वी यूज़ क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि वी फॉलो पुश एंड पॉप स्ट्रक्चर, जैसे कि स्टैक में होता है। तो क्यू में ऐसा होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो क्यू में जो पहले एंटर करता है वो पहले आउट जाता है। फिर उसके बाद जैसे क्यू में मेरे पास 3 लोग हैं, तो सबसे पहले पहले मेंबर की क्वेरी सॉल्व होगी, देन सेकंड मेंबर की, देन थर्ड मेंबर की। तो जो पहले क्यू में ऐड हुआ था वो पहले एलिमिनेट किया जाएगा उसको। ठीक है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी को फॉलो करता है क्यू। तो क्यू में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि क्यू में सबसे पहले क्यू होगा एम्प्टी, एंड देन हम जो सोर्स वर्टेक्स है उसको क्यू में पुश कर देंगे। क्यू में पुश करने के बाद में हम इसके जो एडजेसेंट वर्टाइसेस हैं, एडजेसेंट हैं जो भी, उनको फिर से क्यू में पुश करेंगे। ठीक है, तो तब क्या होगा, W और R जो कि इसके नेबर्स हैं वो क्यू में पुश हो जाएंगे
और मेरे पास में क्या होगा, एस पॉप आउट हो जाएगा इस क्यू से, मतलब एस यहाँ से निकल जाएगा, और एस के जाने के बाद में एस का जो कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट में दिया गया है कि 3 कलर का हम लोग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले वर्टाइसेस वाइट कलर्ड होते हैं कब, जब वो डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं, मतलब उनमें अभी हमारा डीएफएस का पॉइंटर नहीं गया है, ठीक है। और ग्रे कलर्ड कब होते हैं, जब वो लोग स्टैक पे, मतलब हमारे क्यू पे तो पुश्ड रहते हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली डिस्कवर्ड नहीं रहते, मतलब कम्प्लीटली उनके जो नेबर्स हैं वो कवर्ड नहीं रहते, तब वो ग्रे होते हैं। ग्रे होने की कंडीशन ये है कि उनको क्यू में प्रेजेंट होना चाहिए। तो कैसे चलेगा, सबसे पहले एस क्यू में होगा, एस के नेबर्स को क्यू में पुश करेंगे। कंडीशन ये है कि वो पहले से डिस्कवर्ड नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे कि मैंने डब्लू, यहाँ तक मेरा जो स्टैक क्यू है वो पहुँच गया, तो अब क्यू के जो डब्लू के जो नेबर्स हैं वो हो जाएंगे एस, टी और एक्स, लेकिन एस नेबर होने में प्रॉब्लम है क्योंकि एस पहले से डिस्कवर्ड हो चुका है। तो हम एस को अगर फिर से करेंगे तो उस केस में हमारा प्रोग्राम फंस जाएगा और कोई डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस केस में हमको क्या करना है, इसीलिए हम मार्क करते जा रहे हैं। सबसे पहले अगर कोई भी वर्टेक्स वाइट है, इसका मतलब वो अभी डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, और अगर वो ग्रे है तो इसका मतलब ये है कि वो क्यू में प्रेजेंट है और उसके सारे नेबर्स अभी कंप्लीटली नहीं हुए हैं। जैसे ही कोई नोड क्यू से पॉप आउट होता है, जैसे एस यहाँ पर पॉप आउट होता है तो उसका कलर हो जाता है ब्लैक। डब्लू और आर अगर क्यू से निकलते हैं, तो जैसे डब्लू सबसे पहले क्यू से बाहर आया तो डब्लू मेरे पास ब्लैक कलर्ड हो गया। अब डब्लू के बाद आर, तो अब आर ब्लैक कलर्ड हो गया और उसका जो नेबर है वो इस पर पुश हो गया। तो हम लोग यही करते हैं कि नेबर्स को पुश करते जाते हैं इस क्यू में, और जो फ्रंट पे होता है उसके सारे नेबर्स जब डन हो जाते हैं तो उसको हम पॉप आउट कर देते हैं। इसके लिए क्यू की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ज़रूरी है और कैसे फ्लो काम कर रहा है। तो सबसे पहले मेरे पास हो गया वाइट कलर्ड वर्टेक्स का क्या सीन है कि ये अभी डिस्कवर्ड नहीं है और इनका डिस्टेंस जो है इन्फिनिटी है, लेट से हमें जूम करके चलते हैं। और ग्रे कलर्ड वर्टाइसेस वो हैं जो क्यू में प्रेजेंट है लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं उनके सारे नेबर्स। ब्लैक कलर्ड वर्टाइसेस वो वर्टाइसेस हैं जिनके सारे नेबर्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं और वो क्यू से करेंटली बाहर हो गए हैं, जैसे एस अभी बाहर हो गया क्यू से, ठीक है। और उसके बाद है कि बी एफ एस प्रोवाइड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ईच वर्टाइसेस फ्रॉम सोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले एस जो है वो मिनिमम डिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि कितने मिनिमम स्टेप्स में या डिस्टेंस पे हम जो भी डिज़ायर्ड वर्टाइसेस है उनको रीच कर सकते हैं। बी एफ एस के केस में ऐसा है कि हम किसी भी रैंडमली 2 पेयर्स के बीच में डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, हमको एक सोर्स वर्टेक्स चाहिए होता है और उस सोर्स वर्टेक्स के रेफरेंस में हम पूरे के पूरे ग्राफ को जज करते हैं कि कैसे, कितने डिस्टेंस पर है और उसका कलर करेंटली क्या है। तो इस एल्गोरिदम को रीड करने पे और क्लियर होगा हमारा जो कॉन्सेप्ट है, कैसे वर्क फ्लो काम कर रहा है, ठीक है। तो एक बार क्विक रिकैप करते हैं, इस ग्राफ पर रन करते हैं बीएफएस एल्गोरिदम को। सबसे पहले एल्गोरिदम बोलता है कि क्यू में एस को पुश कर दो, ठीक है। उसके बाद सारे नेबर्स के लिए हम ये चेक करते हैं कि क्या इसका कलर वाइट है। अगर वाइट है तो हम इसको क्यू पे पुश करते हैं, जैसे डब्लू आर पुश होगा बाद में। फिलहाल यहीं पे ही देख लेते हैं कि डब्लू और आर पुश हो जाएगा और उसका जो डिस्टेंस होगा इसके पेरेंट के डिस्टेंस से एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो पेरेंट का डिस्टेंस तो अभी 0 है, असल में यहाँ पर 0 होना था, वो टाइपो हो गया। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा और इनका कलर जो होगा वो ग्रे हो जाएगा। तो अब इस स्टेप में एस के जब सारे नेबर्स डन हो गए, मतलब एस के सारे नेबर्स जब ग्रे हो गए तो एस अब आउट हो जाएगा क्यू से, तो ये ब्लैक हो गया। अब हमारे पास क्यू के फ्रंट में क्या है, तो वो है डब्लू। डब्लू के सारे नेबर्स को हम क्यू में पुश करेंगे और जैसे ही इसके सारे नेबर्स ग्रे हो जाएंगे डब्लू जो है वो आउट हो जाएगा हमारे क्यू से, तो डब्लू आउट हो गया। अब नेक्स्ट क्या आता है, हमेशा हम जब भी वाइल लूप स्टार्ट होता है तो क्यू के फ्रंट में जो होता है उसके साथ डील करते हैं। तो क्यू के फ्रंट में क्या है, आर। आर के नेबर्स को देखे एस, ये वाइट नहीं है तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं।
लेकिन वी आता है जो कि वाइट है, तो उसको हम क्यू में पुश करते हैं। ठीक है, क्यू में पुश करते हैं और उसके बाद आर जो है उसके सारे नेबर्स ग्रे या ब्लैक हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको आउट कर देते हैं, तो आर आउट हो जाता है। अब नेक्स्ट मेंबर आता है टी। टी के साथ में अब फिर से देखते हैं कि टी के नेबर्स कौन कौन से हैं, तो वो है यू, एक्स और डब्लू। तो डब्लू तो डील हो चुका है, एक्स भी डील हो चुका है, हम यू को लेते हैं। और यू का जो डिस्टेंस होगा, साथ में ये भी चीज़ देखते जाना है कि जो डिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है वो पेरेंट के डिस्टेंस से एक इंक्रीमेंट होके आ रहा है। तो जैसे कि टी पे आने का जो डिस्टेंस है वो डब्लू पे आने के डिस्टेंस से एक इंक्रीमेंटेड होगा, ये वाला एज उसमें जुड़ जाएगा। वैसे ही यू पे आने का जो डिस्टेंस है वो टी के आने पे डिस्टेंस से एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है डिस्टेंस के लिए। साथ ही साथ नीचे में डिस्टेंस भी लिखते जा रहे हैं। और कहाँ पर था, हाँ, तो टी को जैसे ही रीच करता है फिर टी के साथ नेबर यू आता है। यू के बाद मेरे पास जो मेंबर होता है एक्स, अब इसके साथ में मेरा नेक्स्ट एल्गोरिथम चलेगा। तो एक्स एलिमिनेट होता है क्योंकि वाई पुश हो जाता है, इसमें वाई पुश हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यू को पकड़ेंगे और यू के सारे नेबर्स डन हो चुके हैं, है ना, तो यू को हम कर देंगे ब्लैक नेक्स्ट स्टेप में। इसके बाद आता है यू को करेंगे ब्लैक एंड देन वाई को करेंगे ब्लैक, और एंड में हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो ऐसे पूरा का पूरा एल्गोरिथम रन करेगा और सारे के सारे नोड्स जो हैं डिस्कवर्ड हो जाएंगे और हमको पेरेंट चाइल्ड रिलेशन मिल जाएगा। तो असल में जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन है ये बीएफएस ट्री फॉर्म करता है, तो वो आगे देखेंगे। तो यहाँ तक मेरे पास अभी 5 आ गया, एम्प्टी हो गया क्यू, और हमको डिस्टेंस मिल जाता है कि कितने मिनिमम डिस्टेंस में हम सारे वर्टाइसेस को रीच कर सकते हैं किसी सोर्स वर्टेक्स से। ठीक है, तो अब इसको कोड में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और लेट्स से सबसे पहले हम ग्राफ को रीड करते हैं ना, पुराने तरीके से ही रीड करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि बार बार वेक्टर का यूज़ पड़ेगा अभी, तो अपन हैश डिफाइन कर देते हैं। वेक्टर आईएनटी जो है इसको भी यही से, और अब हम सबसे पहले नोट्स एन ले लेते हैं साइज कि मेरे पास ग्राफ में कितने नोट्स होंगे। एंड देन हम सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि लेट्स एज्यूम कि मेरे पास कांस्टेंट साइज होगा पूरे के पूरे ट्री में, मतलब इससे ज़्यादा ग्राफ में नोट्स नहीं हो सकते। तो लेट्स से फ़िलहाल मैं 1000 ले लेता हूँ, अपने एजम्पशन से आप कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 1000 नोट्स मैक्सिमम हो सकते हैं। तो अब इसका मैं कांस्टेंट एक वेक्टर बना लेता हूँ। लेट्स से एडजेसेंसी लिस्ट होगा ये बेसिकली, उसके एग्जैक्टली एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन तो ये नहीं है, बट बहुत ज़्यादा एनालॉगस है उसके। तो एडजेसेंसी साइज आ गया मेरे पास। एडजेसेंसी लिस्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है थोड़ा सा, बस इनपुट पार्ट के लिए, बाकी तो फिर हमारा एल्गोरिथम स्टैंडर्ड है वो रन करेगा। तो सबसे पहले हम नोट्स रीड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हमको 2 नोट्स की और ज़रूरत पड़ेगी। एंड m जो कि नंबर ऑफ एजेस है और n नंबर ऑफ नोट्स है, तो n और m हम एक साथ रीड करेंगे और अपन फॉर लूप चलाएंगे n m तक, सारे एजेस को रीड करना है सी इन यू वी, और एडीजे ऑफ यू डॉट पुश बैक वी। तो देखो यहाँ से ये समझ में आता है कि ये जो ग्राफ का एग्जांपल है करंटली अनडायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि अगर S से W में एक एज है, इसका मतलब W से S में भी एक एज है। ठीक है, तो वो डायरेक्शनल एज होता है। लेकिन
डायरेक्टेड ग्राफ में क्या हो सकता है कि मेरे पास एक डायरेक्शन में ही एज होगा, तो S से W में एक एज होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि W से S में एक एज हो। तो उस कंडीशन में अगर U से V में एज है तब तो हम U में W को पुश बैक करेंगे, लेकिन V में हम U को पुश बैक नहीं कर सकते क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है और W से S में कोई एज नहीं है। हालांकि S से W में एज है, लेकिन वो W से S पे एज को वेरीफाई नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अगर ग्राफ पे दिया हुआ है कि S से W भी है और W से S भी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम अनडायरेक्टेड की बात कर रहे हैं तो बोथ डायरेक्शन पॉसिबल है, इसलिए हमको V से W भी एक पुश करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली क्या है, मेरे पास एसजे साइज के वेक्टर्स हैं और हर एक वेक्टर ये रिप्रेजेंट करता है कि एडीजे ऑफ यू क्या है। नोड यू के लिए एक वेक्टर है, इस वेक्टर में वो सारे मेंबर होंगे जो इसके नेबर्स हैं। एस के जितने भी नेबर्स हैं वो एडीजे ऑफ एस में रहेंगे, डब्ल्यू के जितने भी नेबर्स हैं वो एडीजे ऑफ डब्ल्यू में रहेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर होता है मेरे पास कि एडीजे किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो करता है। और अब हम आते हैं, अब हमको बीएफएस रन करना है ना, तो हमको बीएफएस रन करना है वर्टाइसेस के साथ में। तो सबसे पहले हम वर्टाइसेस 1 पे रन करते हैं। तो अब ये मेरे ऊपर है कि मैं किस हिसाब से ग्राफ की नंबरिंग को फॉलो कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो पहला मेंबर का जो ग्राफ है वो पहला जो नोड है वो 1 इंडेक्स्ड है। कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि नोड्स का की जो नंबरिंग है वो 0 से n-1 होगी, लेकिन अभी मैंने अज्यूम किया है कि वो 1 से n तक का है, 1 से n और 0 से n-1 जब 0 बेस इंडेक्सिंग है तो, ठीक है। तो अब हम बीएफएस रन करते हैं। तो बीएफएस में हमको सबसे पहले क्या क्या चाहिए, हमको एक पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होना चाहिए और कलर्स हमको देखना है और कलर्स के साथ में हमको डिस्टेंस भी देखना है, ठीक है। तो हम एक स्ट्रक्ट लेते हैं, ये स्ट्रक्ट होगा एक नोड टाइप का और इस स्ट्रक्ट में क्या क्या इन्फो होंगे। मेरे पास होगा सबसे पहले आईएनटी पेरेंट, फिर उसके बाद में होगा आईएनटी डिस्टेंट, फिर होगा स्ट्रिंग कलर, इस नोड का कलर अभी क्या है, और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। उसका पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के लिए एक लगेगा इंटीजर, फिर उसके डिस्टेंस के लिए, फिर उसके कलर के लिए, ठीक है। तो हमको बीएफएस रन करने से पहले सारे नोड्स को वैल्यू देना ज़रूरी है। तो हमको लेना पड़ेगा एक नोड टाइप का वेक्टर, तो ये होगा वेक्टर मेरे पास में, ये तो खैर इंटीजर के लिए है, एक वेक्टर लेना पड़ेगा मेरे को नोड के लिए, अगेन एसजे साइज का, एसजे साइज का, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं एक फॉर लूप रन करूंगा। इससे पहले हम एक काम करते हैं कि ये सारी चीज़ें हम बीएफएस फंक्शन में करते हैं। तो वॉइड बीएफएस, क्योंकि ये फंक्शन कोई रिटर्न नहीं करता है, बस हमको इस ये जो नोड वाला स्ट्रक्चर है इसमें कुछ कुछ परफॉर्म करके वो दे देगा। तो हम इसमें लेते हैं सोर्स। अब हम फॉर लूप चलाते हैं। एक काम करते हैं, ये जो n और m है, इतनी जो इंफॉर्मेशन है इसको हम ग्लोबली डिफाइन करते हैं, ये हमको आगे हेल्प करेगा। तो हम फॉर लूप चलाते हैं, चूंकि 1 बेस इंडेक्सिंग है तो int i इज इक्वल टू 1 to
आई लेस देन इक्वल टू एम आई प्लस प्लस। अब नोड्स ऑफ आई -1, क्योंकि वो एक कम करके होगा तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा हमको। अच्छा एक काम करते हैं, +1 कर देते हैं कि मैक्सिमम मेरे पास 1000 होंगे, लेकिन इंडेक्स में सेगमेंटेशन फॉल्ट ये इशू मत है, इसलिए हम एक +1 कर देते हैं। नोट्स ऑफ आई डॉट कलर इक्वल टू वाइट। चलो CLRS को ही फॉलो करते हैं पूरा। और नोट्स ऑफ आई डॉट डिस्टेंस, सबसे पहले ये होगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी से तो कुछ होता नहीं है, डिफाइन करना पड़ेगा। इन्फिनिटी इक्वल टू INT 10⁻9 डिफाइन कर देते हैं। इन्फिनिटी लेट से उतना है मेरे लिए। और नोट्स ऑफ आई डॉट पेरेंट इक्वल टू -1। सभी नोड्स के जो पेरेंट्स हैं, अभी किसी का भी कुछ पता नहीं है, तो सारे नील हैं अभी। ठीक है, इन्फिनिटी सबका डिस्टेंस सोर्स से डिस्टेंस इन्फिनिटी है, सारे का कलर वाइट है, डिस्कवर्ड नहीं है वाइट, सो मेनी टाइपोस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जो सोर्स है उसका जो कलर होगा वो हो जाएगा ग्रे। ठीक है, और सोर्स है उसका जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 0। और सोर्स का जो पेरेंट है वो तो नील रहेगा, तो उसके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, सोर्स का कोई भी पेरेंट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि क्यू डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है तो क्यू ले लेते हैं, कैपिटल क्यू। ठीक है, क्यू डॉट पुश करते हैं SRC को, सोर्स को पुश कर दिए। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड वाइल लूप है वो चलाते हैं। वाइल क्यू डॉट एम्प्टी, तो देखो क्यू डॉट एम्प्टी अगर एम्प्टी होता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर ये एम्प्टी नहीं होता है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमको आगे में एक नॉट लगाने की ज़रूरत है। इस केस में जब जब ये एम्प्टी नहीं होगा तब तक ये ट्रू रहेगा और मेरा वाइल लूप चलता जाएगा। ठीक है, ठीक है, स्टार्ट में हम u इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट ले लेते हैं। क्यू के फ्रंट में जो है उसको पकड़ लिए, u के फ्रंट में। अब फॉर ईच नोड v इन what ADJ ऑफ u, u के एडजेसेंट जितने भी हैं अब उनमें हम ट्रैवर्स करना चालू करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि इफ v डॉट कलर इज इक्वल टू वाइट, देन हमको अब क्या करना है, ये जो वर्टाइसेस मिला हुआ है इसके कलर को ग्रे करना है। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है इसके डिस्टेंस को नोड्स ऑफ u डॉट डिस्टेंस +1 कर देते हैं। ठीक है, v डॉट कलर तो कुछ होता नहीं है,
तो ये हो जाएगा नोट्स ऑफ यू डॉट कलर, नोट्स ऑफ वी डॉट कलर, नोट्स ऑफ वी डॉट डिस्टेंस इक्वल टू नोट्स ऑफ यू जो कि उसका पेरेंट है। ठीक है, अब पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशन, तो नोट्स ऑफ वी डॉट पेरेंट इज इक्वल टू यू, और हम क्या करते हैं, क्यू डॉट पुश करते हैं वी को, तभी तो वी का कलर ग्रे हुआ है ना यहाँ पर। तो देखो क्या क्या चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले हमने यू को पकड़ा, वाइल लूप स्टार्ट किया, यू को पकड़ा, यू क्या है, क्यू के फ्रंट में जो मेंबर मौजूद है। उसके बाद यू के एडजेसेंट जिनमें जितने भी मेंबर्स हैं, नोड्स हैं, उनमें चले, सारे को चेक किए, अगर इसका कलर वाइट है, क्या वो नॉट डिस्कवर्ड है, तब हम अंदर आए। अंदर आने के बाद में उसके कलर को किया ग्रे, क्योंकि उसको पुश होना है क्यू में। उसके डिस्टेंस को किया नोड्स के डिस्टेंस पे +1, और नोट्स ऑफ वी के पेरेंट को किया यू के इक्वल। ठीक है, क्योंकि वो यू से डिस्कवर्ड होके आ रहा है तो उसका पेरेंट वो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नोड यू के सारे पेरेंट्स, सारे नेबर्स का काम हो गया। तो हमको अब क्या करना है, नोड्स ऑफ यू डॉट कलर इक्वल टू करना है ब्लैक। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट अपना बीएफएस हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक बार ये बीएफएस हो जाने के बाद में हम कलर और डिस्टेंस और पेरेंट के लिए एक फॉर लूप चला के देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पर हम सी आउट करा लेते हैं, किस नोड की बात हो रही है, तो वो है मेरे पास नोड आई, और नोड आई का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है किसके इक्वल, नोड्स ऑफ आई डॉट डिस्टेंस के इक्वल। और क्या है डिस्टेंस के बाद पेरेंट, इस नोड का पेरेंट क्या है जो उसको हेल्प किया है डिस्कवर्ड करने में। तो उस नोड का जो पेरेंट होगा वो हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, नोड्स ऑफ, तो यहाँ पे नोड्स आएगा, नोड्स ऑफ आई डॉट पेरेंट distance is done, parent is done, and then color. So color is equal to मेरे पास में जो nodes of I dot color है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक इंफॉर्मेशन होगा किसी नोड I के लिए। ठीक है, इस कोड को रन करके देखते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लिया, आ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो नोट्स मेरे को देने कैसे हैं, इस फॉर्मेट में देने हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ नोट्स देने हैं,
नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं मेरे पास 8। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 एजेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके 10 एजेस। अब देखो अगर मैं इसको 1 मानूं, r इज 1, सो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि s वगैरह का सिस्टम क्या है। तो s अगर 1 है तो r हो जाएगा 2, देन v हो जाएगा 3, w हो जाएगा 4, x हो जाएगा 5, y हो जाएगा 6 एंड देन t विल बी 7। सो s मेरा 1 है, r मेरा 2 है, v मेरा 3 है, w मेरा 4 है, x मेरा 5 है, y मेरा 6 है एंड t इज 7। सो 7 और 5 के बीच में एज है एंड u जो है 8 हो जाएगा। तो 7 और 8 के बीच में भी एज है, 8 और 6 के बीच में भी एज है, 6 मेरा y है और 5 और 8 के बीच में भी एज है। तो 5 क्या है x, 8 क्या है u। ठीक है, तो अब इस ग्राफ को जल्दी से लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, 1 और 2 के बीच में एक एज है, 2 और 3 के बीच में एक एज है, 1 और 4 के बीच में एक एज है। आप इस ग्राफ को ड्रॉ भी कर सकते हो, दिखेगा आपको कैसे क्या चल रहा है। 4 और 7 के बीच में एज है, 4 और 5 के बीच में एक एज है, 7 और 5 के बीच में एक एज है, 5 और 8 के बीच में एक एज है, 7 और 8 के बीच में एक एज है, 5 और 6 के बीच में एक एज है और 6 और 8 के बीच में एक एज है। तो एक बार देखते हैं कितने मेरे पास में हो गए। तो टोटल 10 होने चाहिए, तो यहाँ तक तो 4 हो गया। ठीक है, फिर उसके नीचे यहाँ तक 4 हो गया और नीचे 2। चलो ठीक है, टोटल 10 एजेस। देख सकते हो आप। अच्छा ठीक है, एक ही स्क्रीन में आ जाए मैं इतना कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एजेस हैं, ये आप बना करके देख सकते हैं कैसे सिस्टम है। मैं भी एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। 1 2 2 3 1 4 is there, 4 7 is there, 4 5 is there and 7 5 is there. Okay, 5 8 is there, 7 8 is there, 5 6 is there and 6 8 is there. ठीक है, तो अब चलते हैं। 1 मेरा काम करेगा सोर्स के जैसे। ठीक है, एरर आया है, एडीजे वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, एरर इनवैलिड डिक्लेरेशन। ओके, कैसे क्या हो गया, वी आई ए डी जे ऑफ एस जी। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर एक सेमी कॉलन लगेगा, भूल गया था मैं सिंटेक्स। अच्छा ठीक है, कुछ इशू हो रहा है, देखना पड़ेगा क्यों। अच्छा, मैंने क्यू से उसको पॉप नहीं किया हुआ है, इस वजह से इशू हो रहा है। ठीक है, इस जगह पर क्यू डॉट पॉप करना है। ठीक है, अगर पॉप ही नहीं होगा तो वाइल लूप कभी एंड ही नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं। नोट 1 का जो डिस्टेंस है ऑब्वियसली 0 है, पेरेंट इसका -1 है, कलर सारे के ब्लैक हो गए हैं। ठीक है, सबके कलर ब्लैक हो गए हैं। नोट 2 जो है मेरा, वो है ये वाला जिसका डिस्टेंस है 1 और पेरेंट है 1। ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, नोट 8 को पकड़ते हैं।
नोड 8 जो है इसका डिस्टेंस 3 है, वेरी गुड। पेरेंट है 7, ऑब्वियसली पेरेंट 7 है, टी मेरे पास 7 है, और इसका जो कलर है ब्लैक है, ऑब्वियसली सारे के डिस्टेंस आ गए मेरे पास। मैक्सिमम 3 डिस्टेंस वाले 2 हैं, 6 और 8। तो 6 और 8, ये था मेरे पास 6 और ये था मेरे पास 8, ठीक है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेस्ट ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में CLRS में गिवन है सर डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च और प्रिंट पाथ एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा ठीक है, प्रिंट पाथ को भी कर लेते हैं, वो भी सही है, इसी वीडियो में ही कंप्लीट हो जाएगा। प्रिंट पाथ, ओके। प्रिंट पाथ में क्या होगा, मेरे पास S और V दिया जाएगा, S तो होगा ही, अगर मेरे को पाथ चाहिए, जैसे कि मैं Y पे कैसे आया, देन इट शुड बी लाइक Y इज कमिंग फ्रॉम X, देन X इज फ्रॉम W एंड W इज फ्रॉम S। तो इस तरीके का उल्टा चलेंगे तो उस तरीके से हो जाएगा। तो जैसे कि अगर पाथ चाहिए तो उसके लिए एक फंक्शन होगा कि void प्रिंट पाथ फॉर एनी नोड V, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट सोर्स जो है वो तो 1 ही होगा, 1 लेकर के चल रहे हैं। तो अगर ऐसा है कि इफ़ V जो से हमारे पास गिवन नोड है वो सोर्स के इक्वल हो गया, तो हम सी आउट कर देंगे कि SRC, यही तो एक नोड है जो कि प्रेजेंट है, एक ही नोड है उस पाथ में जो कि है वो इटसेल्फ। अदरवाइज हम एल्स में आते हैं। अब क्या होगा देखो, एल्स इफ अगर नोड्स ऑफ I डॉट पेरेंट जो है वो नील है, तो इसका मतलब वो डिस्कवर्ड ही नहीं हुआ। ये कब होगा, डिसकनेक्टेड ग्राफ के केस में होगा, जब कोई चीज़ रीचेबल ही नहीं। जैसे यहाँ पर एक और नोड पड़ा होता तो उसका पेरेंट ना कोई होता, ना उसका डिस्टेंस इन्फिनिटी से कम होता, हमेशा इन्फिनिटी होता है ना। तो उस केस में हमारे पास वो नोड डिस्कवर्ड ही नहीं होगा जब ग्राफ डिसकनेक्टेड होगा। तो इस केस में हम सी आउट कर देंगे देयर इज नो पाथ, ठीक है। अदरवाइज एक काम करते हैं, हम लेते हैं एक वेक्टर VI पाथ नाम का, और चलते हैं while V इज नॉट इक्वल टू SRC, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी आउट करेंगे, सी आउट नहीं करेंगे, हम पाथ पे पुश करते जाएंगे, पाथ डॉट पुश बैक V, और V को क्या कर देंगे हर बार, पेरेंट ऑफ नोड्स ऑफ V डॉट पेरेंट, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले ये V था, इस V को मैंने किसके इक्वल कर दिया, नोट्स ऑफ V डॉट पेरेंट इसके इक्वल। तो अब V क्या बन गया 2, अब इस V को मैं क्या करूँगा, नोट्स ऑफ V डॉट पेरेंट के इक्वल, तो V नया V क्या बन जाएगा 1। फिर इसके बाद इसको क्या कर दूंगा, V इक्वल टू नोट्स डॉट पेरेंट ऑफ V, तो क्या बन जाएगा S। ऐसे करके पूरा का पूरा बैक ट्रैकिंग हो जाएगा यहाँ पे, कि पूरा का पूरा पेरेंट को फॉलो करते करते हुए पूरे पाथ को पकड़ लो S से Y तक। खैर अभी तो हम Y से S गए, अगर हमको S से Y चाहिए तो ये जो वेक्टर है इसको हम रिवर्स कर देंगे,
ठीक है, तो हम करेंगे पाथ डॉट पुश बैक। अच्छा, पाथ डॉट पुश बैक भी तो हो ही गया है। अच्छा, इस केस में ऐसा होगा ना कि जब SRC आएगा तो वो एंटर ही नहीं करेगा और वो आउट हो जाएगा, तो उस केस में देखना होगा। तो एक काम करते हैं, अभी ब्रेक नहीं करते हैं इसको ऐसे ब्रेक करते हैं कि इफ़ v इज इक्वल टू SRC देन ब्रेक, अब चलेगा। क्योंकि अब इस केस में क्या होगा, सोर्स भी पुश हो जाएगा, अदरवाइज वो पुश हुए बिना ही आखिरी वाला एलिमेंट छूट जाता। ठीक है, अब हमारे ऊपर है, अगर हमको v से s चाहिए तो हम इस पाथ को सीधे डायरेक्शन में प्रिंट करा देंगे फॉर i इक्वल टू 0 टू पाथ के साइज तक। लेकिन अगर s से उस वर्टाइसेस तक का चाहिए जो v यहाँ पे गिवन है, तब हम इस पाथ पे उल्टा ट्रैवर्स करेंगे i इक्वल टू साइज -1 से 0 तक। ठीक है, तो दोनों तरीके से पाथ को कैसे एक्सेस करना है आपको पता चल गया। ठीक है, चलो पाथ इसका हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो मैं एक फॉर लूप लेता हूँ, एंटी i इक्वल टू 0 टू i लेस देन path dot size I plus plus, see out I not I, path of I, एंड एट द एंड क्या करेंगे, नया लाइन। तो मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट पाथ, किसी नोड से, लेट से नोड 8 के लिए करते हैं जो कि है मेरे पास u। दिक्कत हो रहा है, पाथ इज नॉट देयर, व्हाट द इशू, nodes of I, so this should be v। path was not declared in this scope। ठीक है, तो इसको else के अंदर ले लेते हैं, वो बाहर हो गया था। ठीक है, तो 8 7 4 1, 8 देन 7 देन 4 एंड देन 1। ठीक है, पाथ का भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट एल्गोरिदम है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, तो बहुत अच्छा एल्गोरिदम कवर्ड हो गया इस वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।